हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेन स्क्वायर में। आज हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 3। इसके क्वेश्चन 17 से 23 तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम पहले देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आप वहां जाके देख सकते हैं या ऊपर आई टैब में क्लिक करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1,000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। साधारण ब्याज परिकलित करना है। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? समांतर श्रेणी बनाते हुए हमें देखना है कि है या नहीं। यदि ऐसा है तो स्थिति का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मूलधन हो गया 1,000 रुपये और दर है 8% और समय प्रत्येक वर्ष के लिए लेना है। 1 वर्ष के लिए, फिर 2 वर्ष के लिए, फिर 3 वर्ष के लिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज। प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो यहाँ पे मूलधन इंटू दर इंटू समय 1 वर्ष के लिए ले रहे हैं बटे 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे आएगा 10 इंटू 8 करेंगे तो 80 रुपये। तो पहले साल का ब्याज हो गया 80 रुपये। अब द्वितीय वर्ष के अंत में ब्याज, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय हो जाएगा 2 वर्ष बटे 100। तो इस बार डबल हो जाएगा, मतलब 160 रुपये। ठीक है। इसी तरह तीसरे वर्ष में आएगा। तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज, मतलब 3 वर्षों का जो ब्याज आएगा वो, तो ये हो जाएगा 1,000 इंटू 8 इंटू 3 बटे 100। तो ये हो जाएगा 240 रुपये। इस तरह से एपी बनाते हैं। तो ये बनेगी 80, फिर 160, फिर 240 और इस तरीके से एपी बन जाएगी। अब हमें कहाँ तक लेनी है? ये 30 वर्षों के अंत तक। हमें ज्ञात करना है 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। पहले तो हम देख लेते हैं क्या ये एपी है। तो यहाँ पे 160 माइनस 80 करेंगे तो 80 आ रहा है। 240 माइनस 160 करेंगे तो भी 80 आ रहा है। इसका मतलब सार्वंतर समान है, तो ये एपी हो जाएगी। अब हमें ज्ञात करना है A30, हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ए की वैल्यू है 80, उसके बाद में डी की वैल्यू 160 माइनस 80 करेंगे तो 80 आ जाएगी। एन की वैल्यू 30। तो A30 का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A की जगह 80 प्लस एन 30 माइनस 1 इंटू डी हो गया 80। ठीक है। एम्प्लाइज A30 इक्वल टू 80 प्लस 29 इंटू 80। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा सॉल्व करेंगे तो 80 प्लस इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2320 करेंगे तो आंसर आएगा 2400 रुपये। ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन है, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में, मतलब ये एक समांतर श्रेणी बन रही है और समांतर श्रेणी का तीसरा पद हमें दिया है। A3 हमें दे रखा है 600 टीवी है और इसी तरीके से 7वें वर्ष मतलब A7 हमें दे रखा है 700 टीवी है। तो अब हम यहाँ से पहले समांतर श्रेणी निकाल लेते हैं। ठीक है। तो A3 का होता है A प्लस 2D बराबर 600। इसी तरह से A7 होता है A प्लस 6D। एक कम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n-1 होता है इसलिए। तो ये हो गया 700। समीकरण 1 और 2 आ रही है, यहाँ पे इनके समीकरण भी डाल देते हैं। ये 1 हो गया और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। ए के कोफिशिएंट बराबर है इसलिए। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन, तो इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं। ए प्लस 2D बराबर आ रहा है 600 और A प्लस 6D बराबर आ रहा है 700। ठीक है।
और इनको माइनस करते हैं, माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ए से कैंसिल हो गया, और 2 माइनस 6 करेंगे तो -4D, और 600 माइनस 700 करेंगे तो माइनस के 100। तो डी की वैल्यू आ जाएगी -100 अपॉन -4। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, इसी तरीके से डी बराबर 25 समीकरण 1 में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रखने पर। ठीक है, तो 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा a+2 इंटू 25 इक्वल टू 600, और a इक्वल टू हो जाएगा 600 माइनस 25 2 से करेंगे तो 50, एम्प्लाइज a की वैल्यू आ जाएगी 550। तो प्रथम पद इस श्रेणी का हो गया 550 और सारवंत्र हो गया 25। अब पूछा है पहला प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो प्रथम वर्ष में उत्पादन तो 550 ही हुआ। प्रथम वर्ष में उत्पादन हो गया 550, जो पहला पद है वही। $550 टीवी का हो गया, ये लिखते हैं। और दूसरा पूछा है 10वें वर्ष में उत्पादन, मतलब A10 पूछा है। A10 कैसे निकालेंगे, A+n-1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो A की वैल्यू 550 प्लस n-1 करेंगे तो 9, और डी की वैल्यू है 25। तो ये हो गया 550 प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 225 और इक्वल टू 775। तो 10वें वर्ष में कितने टीवी का उत्पादन हुआ, 775 का। और थर्ड में पूछा है इसके प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, मतलब 7 वर्षों का योग। S7 पूछा है, तो S7 का फॉर्मूला हम ले लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है n/2 इंटू, अगर पहला और जो पद पूछा है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं A+A7। ठीक है, तो n की वैल्यू 7/2, a की वैल्यू 550 और A7 हमें दे रखा है 700। तो 7/2 इंटू इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1250 और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये उत्तर आएगा 4375। तो इतने टीवी का 7 सालों में उत्पादन किया गया है। अब हम देखते हैं 18वां क्वेश्चन। बिंदुओं A-2,2 और B2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु हैं A और B, उनके निर्देशांक दे रखे हैं और उनको 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो 1 2 3 4 इस तरीके से 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। अब हमें जो बिंदु C, D और E हैं इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए या तो इनके अनुपात में डिवाइड करो इनको, कि ये किस अनुपात में डिवाइड करेगा इसको, C इधर एक भाग रह गया और इधर 1 2 3, तो ये अनुपात में करेगा 1:3 में। ये करेगा बराबर बराबर है तो 1:1 में, और ये करेगा इधर 3 है तो 3:, जैसे यहाँ पे 3:1, ये 1:1 और ये करेगा 1:3। लेकिन हम यहाँ मध्य बिंदु से कर रहे हैं तो मध्य बिंदु से ज्यादा आसान रहेगा। मध्य बिंदु का सूत्र क्या है, आपको पता ही होगा। मध्य बिंदु का सूत्र है x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। इससे हम मध्य बिंदु निकालते हैं। तो यहाँ पे मध्य बिंदु A और B का मध्य बिंदु, A तथा B का मध्य बिंदु, A और B का मध्य बिंदु है D। तो D के निर्देशांक के लिए हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 y2। तो x1 यहाँ पे -2 है, प्लस x2 है +2 y2, y1 प्लस y2 y2, y1 है यहाँ पे 2 प्लस y2 है 8 y2। तो D के निर्देशांक हो जाएंगे, ये तो 0 हो गया, 2 - 2 किया तो 0, और ये गया 8 + 2 तो 10, 10y2 करेंगे तो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो C है वो किसका मध्य बिंदु है, A और D का।
अब ए तथा डी का मध्य बिंदु, ए और डी का मध्य बिंदु क्या है, सी। तो सी के निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2, तो x1 y1 ये हो गया। अब डी ले रहे हैं तो x2 y2 ये हो गया। तो x1 माइनस 2 प्लस x2 हो गया 0 y2, और y1 हो गया 2 प्लस y2 5/2। आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -2y2 करेंगे तो -1, और 5 + 2 करेंगे तो 7y2। इसी तरीके से ई बिंदु क्या होगा, बी और डी का मध्य बिंदु होगा, बी तथा डी का मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु है ई। ई के निर्देशांक कैसे होंगे, x1 प्लस x2, तो 0 + 2 करेंगे 0 + 2y2, y1 + y2 5 + 8y2। तो ये हो गया 2y2 करेंगे तो 1, और 5 + 8 किया तो 13y2। इस तरीके से हम तीनों बिंदुओं के निर्देशांक निकाल सकते हैं। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह अब हम देखते हैं इसका अथवा वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दे रखे हैं 3,0, 4,5, -1,4 और -2,0। तो ए बिंदु यहां से स्टार्ट करते हैं तो 3,0, उसके बाद में बी है, मतलब क्रम वही रहना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सी बिंदु के हैं -1,4, और ये डी बिंदु है, डी के निर्देशांक है -2, -1। ठीक है, अब हम जानते हैं समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, गुणा लिख सकते हैं। तो 1/2 इंटू विकर्ण कौन कौन से हैं यहाँ पे, AC और BD, AC इंटू BD, ये इसके विकर्ण हो जाएंगे। तो पहले हम AC निकाल लेंगे और BD निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो AC निकालते हैं पहले दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, और इसका है √। ठीक है, तो AC के लिए हम x1 की वैल्यू 3 ले लेंगे और y1 की वैल्यू ले लेंगे 0, और x2 ले लेंगे -1 और y2 ले लेंगे 4। तो AC निकाल लेते हैं। अब x2 -1 और -x1 3 स्क्वायर प्लस y2 4 -0 स्क्वायर √। -1 -3 किया तो -4, और -4 का स्क्वायर किया तो 16, प्लस 4 का स्क्वायर किया तो 16। अब यहाँ पे हो रहा है, ये ऐड कर रहे हैं तो 32 हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि 16 में अगर कॉमन ले लें तो 1 + 1 2 हो जाएगा, या फिर हम इसको 32 ही लिख देते हैं, और 32 को हम लिख सकते हैं 4 √2। उसके बाद में हम निकाल लेते हैं BD। तो BD को भी इसी तरीके से निकालेंगे। तो BD के लिए x1 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू है -2 और y2 की वैल्यू है -1। ठीक है, मान रखते हैं। तो x2 - x1 -2 -4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 -5 स्क्वायर, और इसका हमें लेना है √ इक्वल टू -2 -4 करेंगे तो -6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। इसी तरीके से -1 -5 करेंगे तो -6, और स्क्वायर करेंगे तो 36 इक्वल टू हो गया √72। और 72 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 बाहर आ जाएगा √ से, और अंदर बचेगा √2। ये वैल्यू हो गई BD की। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो पहले हम सूत्र लिख देंगे 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा, और यहाँ पे 1/2 इंटू AC इंटू BD है।
उसके बाद में AC की वैल्यू रखेंगे 4√2 और BD की वैल्यू रखेंगे 6√2, 1/2 इंटू ये हो जाएगा 24 और √2 इंटू √2 किया तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो उत्तर आएगा 24। क्षेत्रफल ले रहे हैं तो वर्ग और मात्रक जो भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो दिखाइए। हमें प्रूव करना है sin B प्लस C y2 इक्वल टू cos A प्लस A y2। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं A प्लस B प्लस C बराबर है 180। एम्प्लाइज ए को हम पक्षांतरण कर देते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रूव कर क्या करना है, साइन B प्लस C y2 इक्वल टू कॉस A y2। तो A अलग है तो A को हमने यहाँ भी अलग कर दिया है। फिर y2 मतलब 2 से डिवाइड है तो 2 से हम भाग दे देते हैं। 2 से भाग देने पर अब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा B प्लस C y2 और 180 में भाग देंगे तो ये 90 और A में भाग देंगे तो A y2 अलग अलग हमने दे लिया है। अब हम यहाँ पे साइन निष्पत्ति ले लेते हैं दोनों तरफ साइन लेने पर तो ये हो जाएगा साइन B प्लस C y2 इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 90 माइनस A/2 इम्प्लाइज ये तो रहेगा साइन B प्लस CY2 और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा से ये चेंज हो जाएगा कॉस में और आ जाएगा कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू A/2। यहाँ पे हमने ये यूज किया है चूंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने ये यूज किया है और ये हमारा हो गया प्रूव। LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव। इस तरीके से हमें ये सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे दिया है सर्वसमीका cosec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cosec ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है हमें। तो हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं। अंश और हर को हम साइन से डिवाइड कर देते हैं। अंश व हर को साइन ए से भाग देने पर अब हमने साइन से ही क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि कॉस बटे साइन करेंगे तो कॉट आएगा और RHS में हमें कॉट लेके आना है, इसलिए हमने ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए अपॉन हर में भी हम इसी तरह से देंगे डिनोमिनेटर में कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। इस तरीके से हम इनको सबको डिवाइड करेंगे। तो कॉस बटे साइन तो हो गया कॉट ए, साइन से साइन कैंसिल हो गया प्लस 1 बटे साइन हो गया कोसेक ए। इसी तरीके से नीचे आर में हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कॉट और कोसेक में ये चेंज हो चुके हैं। अब हमें यूज करना है सर्वसमीका जो दे रखी है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन यहाँ पे आप थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चूंकि कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए और कोसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब हम सर्वसमीका का यूज करते हैं।
तो यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की जगह हम लिख लेंगे सर्वसमीका जो हमें दे रखी है वो क्या दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट को अगर इधर ले आए, 1 की वैल्यू हमें रखें तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इस 1 की वैल्यू हम रख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए इक्वल टू कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट है पहला ये कॉमन आ रहा है तो यहां से कॉमन ले लेते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस ये हो जाएगा माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अपॉन इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो ये 1 पहले आ जाना है और 1 को पहले ले लेते हैं प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, कॉट ए प्लस कोसेक ए एज इट इज ले लिया हमने और ये हो गया 1 और माइनस कोसेक ए और माइनस माइनस हो गया प्लस कॉट ए अपॉन 1। और अगर कोसेक को इधर ले आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लाए तो भी हमें पता चल रहा है कि ये और ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए कैसे सेम आ रहे हैं, प्लस का 1 है प्लस का 1 है, कोसेक माइनस का है यहाँ भी माइनस है, यहाँ कॉट प्लस है यहाँ भी कॉट प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू RHS। इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। हमें माध्य ज्ञात करना है। एक सारणी दी है, साक्षरता दर दे रखी है और नगरों की संख्या भी दी हुई है, तो हमें यहाँ पे माध्य निकालना है। माध्य का फॉर्मूला हम जानते हैं, माध्य बराबर होता है, अगर स्टेप डेविएशन मेथड की बात की जाए तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, इसके लिए हम पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा और फिर हम निकालेंगे यू आई। यू आई की वैल्यू आएगी एक्स आई माइनस ए अपॉन एच और उसके बाद में आएगा एफ आई इंटू यू आई, और एफ आई क्या है, नगरों की संख्या है। तो वर्ग चिन्ह एक्स आई निकाल लेते हैं, क्या होता है 45 निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर वैसे भी देखें तो 45 और 55 के जो मिड पॉइंट है वो आएगा 50। इसी तरह से इसमें 10-10 का अंतर है तो यहाँ भी 10-10 का अंतर ले लेंगे, 60 70 80 और ये हो जाएगा 90। अब जो कल्पित माध्य मानेंगे वो एक्स आई में से मानेंगे, तो मान लेते हैं, माना कल्पित माध्य ए बराबर हम मान लेते हैं 70। ठीक है, तो अब यू आई के लिए हमें क्या करना है, जो हमने कल्पित माध्य लिया है उसके सामने वाले यू आई के कॉलम में एज इट इज हमें 0 लिख देना है, बिल्कुल सामने वाले में, और ऊपर वालों में -1 -2 और नीचे वालों में +1 +2, ज्यादा होते तो -3 -4 इस तरह लिख देते, +3 +4 लिख देते। अब हमें एफ आई यू आई का
मल्टीप्लाई करना है एफ आई इंटू यू आई, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से करेंगे तो माइनस के 6 आएगा, 10 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 10 आएगा, और ये तो 0 हो ही जाएगा, 8 को 1 से करेंगे तो 8, और 3 को 2 से करेंगे तो 6। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, हमें इनका योग कर देना है। अब योग में क्या होगा, 6 से 6 माइनस के प्लस के कैंसिल हो जाएगा, -10 और प्लस के 8, तो कितने बचे, -2 आएगा। सिग्मा एफ आई की वैल्यू 35 आ जाएगी। तो अब मैथ निकाल लेते हैं। मैथ का फॉर्मूला हमारे पास है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, ए की वैल्यू 70, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू -2, सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 35, और एच वर्ग अंतराल है यहाँ पे 10 का, तो ये हो गया 70 माइनस 10 दूनी 20 बटे, तो ये हो जाएगा 70 माइनस, इनको भाग देंगे तो 0.57, और घटाएंगे तो ये आ जाएगा 69.43। तो ये हमारा मैथ है और यही आंसर हो जाएगा इस तरीके। क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा वाला पार्ट है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। एक टेबल दी हुई है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। कहने का मतलब है हमें बहुलक निकालना है, तो बहुलक का पहले हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो सबसे पहले तो बहुलक वर्ग निकालेंगे हम। अब बहुलक वर्ग निकालने का तरीका क्या है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा बारंबारता 61 है, तो यही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा 60 से 80 वाला। तो ये हो गया 60 से 80। अब इसकी वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, तो L निम्न सीमा 60 हो गई, F1 ये हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता 61, F0 बहुलक वर्ग से पूर्व की बारंबारता, तो यहाँ पे मैंने पहले भी कहा है, ये इसको F1 और ये F0 हो जाएगा और ये हो जाएगा F2। तो F0 की वैल्यू आ जाएगी 52 और F2 की वैल्यू आ जाएगी 38, और वर्ग अंतराल हो जाएगा H। वर्ग अंतराल कितना है, 60 से 80 है, तो 20 का हाइट हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब हम सूत्र में मान रखते हैं और सॉल्व करते हैं आगे। तो L की वैल्यू 60 प्लस F1 61 माइनस 52 बटे 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20 इक्वल टू 60 प्लस, इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा 61 माइनस 52 करेंगे तो 9 बटे ये हो गया 122, 122 माइनस 52 और 38 हो जाएंगे हमारे 90, 122 माइनस 90 करेंगे तो 32 इंटू 20, तो ये हो गया 60 प्लस 180 बटे 32, और इनका भाग देंगे तो ये आएगा 60 प्लस 5.625, और ये हो जाएगा 65.625। ये हमारा बहुलक हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया।